हरियाणा में चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। विधानसभा चुनाव के लिए अब वोटिंग होगी परसों के दिन, यानी 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और सबसे बड़ा सवाल यही, लाख टके का सवाल सबके जहन में यही है कि हरियाणा में किसका पलड़ा भारी है, किसकी सरकार बनने की चांस है, किसको कितनी सीटें आ रही है, कौन कहां पर कितनी सीटों पर एज यानी बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहा है, किसकी सीट कहां पर फंसी हुई है, वीवीआईपी सीटों का क्या हाल है। ये सारे सवाल हैं जो आप लोगों के जहन में होंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए लगातार हमने कोशिश की हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जाने की। हालांकि पूरा हरियाणा कवर नहीं कर पाए, बीच में कश्मीर का चुनाव भी, जम्मू कश्मीर का चुनाव, वो भी कवर करने के लिए गए। लेकिन इस पूरे चुनाव को अगर मैं एक लाइन में आपको कहने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी पीछा करती हुई नजर आई। सीटों पर थोड़ा हम बात करेंगे भी, बहुत ज्यादा जो है वो सीटों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है, और या मैं स्पष्ट तौर पर आपको नहीं कह पाऊंगा, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो दिख रहा है वो मैं आपके सामने थोड़ा रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस चुनाव के अंदर ऐसा लगा कि बीजेपी पीछा कर रही है, कांग्रेस वो लीड कर रही है। इसके उलट होता रहा है। अभी तक ये जितने भी चुनाव हुए नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 से लेकर के और आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उन तमाम चुनावों में ये होता रहा है कि बीजेपी लीड करती रही है और कांग्रेस पीछा करती थी। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करने के ऊपर खास तौर पर जोर दिया और इसके कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस ने नैरेटिव एक तरीके से इस चुनाव में सेट किया। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी नहीं है, यहां विपक्ष की पार्टी है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने यहां पर अपना जो मैनिफेस्टो पहले रखा। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस के बाद लेकर के आई और उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर की बात हो या महिलाओं के लिए 2000 रुपए देने की बात हो या फिर वो 6000 रुपए वृद्धा पेंशन हो, ये तमाम जो मुद्दे थे जिनको धार दी जा सकती थी या जिसके सहारे कहा जा सकता था कि हम ये करने वाले हैं, वो इसलिए जो है वो धुंधले पड़ गए क्योंकि कांग्रेस ने एक दिन पहले ही 7 गारंटियां अपनी सामने रख दी थी। उसके बाद बीजेपी ने अपने मुद्दे जरूर सामने रखे, अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र वो हरियाणा के रोहतक में जाकर के जेपी नड्डा ने जरूर सामने रखा। लेकिन एक तरीके से वो डम्मी के तौर पर दिखने लगा कि भाई ये तो ओरिजिनल पहले आ गया, उसका डुप्लीकेट आप सामने लेकर के आए और बहुत ज्यादा कोई चर्चा ही नहीं हुई मैनिफेस्टो की। इस चुनाव के अंदर लोगों ने कहा कि जो कांग्रेस ने कहा है वो आप बीजेपी उसको उठा करके लेकर के आई है। पहला एक नैरेटिव सेट करने का जो काम था वो ये हुआ। दूसरा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में बड़ा क्रिएटिव तरीके से अखबारों के पहले पन्ने पर, दूसरे पन्ने पर जहां जहां पर विज्ञापन छपते हैं, उन विज्ञापनों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं की फोटो लगा करके विज्ञापन नहीं दिए। जैसे आमतौर पर आप पिछले विधानसभा चुनाव के अगर अखबारों के विज्ञापन उठा करके देखें या उससे पिछले विधानसभा चुनाव के विज्ञापन अगर उठा करके देखें तो ऐसा दिखता था कि एक बड़ा फोटो जो है वो एक बड़े नेता का, फिर एक और उससे दूसरे नेता का, फिर तीसरे नेता का, 3-4 नेताओं के फोटो लगते थे और यही लगता था कि भाई कांग्रेस को लाइए, सरकार बनाइए। ये इस तरह की जो है वो स्लोगन के साथ में विज्ञापन छपते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने बड़ा क्रिएटिव तरीके से काम किया। मैं रोजाना लगातार घूमता रहा, अखबार देखता रहा और वो यही था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अखबारों के जरिए बीजेपी पर वार किया वो ये था कि आप मुद्दे सेट नहीं कर पा रहे। आपके जो जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को लेकर के जो खबरें थी, जो बीजेपी को परेशान करने वाली थी, उन खबरों की हेडलाइन वो कांग्रेस पार्टी ने अखबारों के पहले पेज पर विज्ञापन के जरिए दी। जैसे किसानों पर लाठियां चली, वो वाली जो हेडलाइन थी निकाल करके, या बेरोजगारों पर लाठियां चली वो वाली हेडलाइन निकाल करके, या सरपंचों पर लाठियां चली वो वाली हेडलाइन निकाल करके कांग्रेस ने विज्ञापन के तौर पर दी कि 5 साल में देखिए ये हुआ है। तो बड़ा क्रिएटिव तरीके से हुआ
और उसके काउंटर में बीजेपी ने, आज मैं भिवानी में था सुबह, मैंने अखबार उठाया सुबह तो उसमें दिखा कि वही चीज जो है वो बीजेपी यहां पर करती हुई दिखाई दी। बीजेपी ने भी कांग्रेस के उस वक्त में हुड्डा राज के समय के कुछ जो है वो हेडलाइन निकाली, अंबाला के अंदर कुछ दलितों के जो घर फूके गए थे वो हेडलाइन, या और पुरानी जो हेडलाइन थी वो निकाली और उनको अखबार के पहले पेज पर विज्ञापन के जरिए देने की कोशिश की। तो दूसरा नैरेटिव जो कांग्रेस ने सेट किया और बीजेपी उनका पीछा कर रही थी। तीसरा नैरेटिव जो इस चुनाव में एक अपने आप में बहुत बड़ा नैरेटिव बन गया, और वो था दलित नेताओं की उपेक्षा, दलित नेताओं को हाशिए पर धकेलना। ये सारी चीज बीजेपी ने सेट करी। इसको लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के एक के बाद एक परत चढ़ाने का काम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं हरियाणा में तो वो कुमारी सैलजा का नाम लेते हैं, अमित शाह आते हैं तो वो कुमारी सैलजा का नाम लेते हैं, जेपी नड्डा आते हैं तो कुमारी सैलजा का नाम लेते हैं, नायब सिंह सैनी, तमाम बाकी नेता भाजपा के वो कुमारी सैलजा का नाम ले लेकर के दलित उत्पीड़न की बात या दलित नेताओं को हाशिए पर धकेलने की बात इस पूरे चुनाव के दौरान कहते रहे। लेकिन आज देखिए क्या हुआ। आज बीजेपी के अंदर जो एक बड़े चेहरे के तौर पर, दलित चेहरे के तौर पर दिखाई देते थे, अशोक तंवर, कांग्रेस से ही गए थे। वो कांग्रेस से एक लंबी यात्रा रही उनकी, कांग्रेस से गए, अपनी पार्टी बनाई, फिर टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए, और आज बीजेपी से उन्होंने घर वापसी कर ली कांग्रेस के। तो एक तरीके से ये जो बिल्कुल आखिरी टाइम पर हुआ अशोक तंवर की वापसी महेंद्रगढ़ में, दक्षिण हरियाणा में है महेंद्रगढ़, और उस महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी मंच पर भाषण दे रहे थे। पीछे, मंच के पीछे अशोक तंवर गाड़ी में बैठ करके इंतजार कर रहे थे, और उससे 1 घंटा पहले अशोक तंवर वो भाजपा के लिए रैली कर रहे थे। यानी भाजपा को कानों कान इस बात की खबर ही नहीं पता चली कि आपका नेता वो कांग्रेस के साथ में है, और आपका एक बड़ा कद्दावर नेता जिसको आप दलित चेहरे के तौर पर पेश कर रहे थे, वो नेता कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर चुका है और कांग्रेस में शामिल हो रहा है। और अब खबरें निकल करके छन करके ये सामने आ रही है कि पिछले 10 दिनों से अशोक तंवर वो कांग्रेस के संपर्क में थे। अब बताइए आप, 10 दिनों से भाजपा का एक कोई कद्दावर नेता वो कांग्रेस के संपर्क में है, और अमित शाह जी को पता नहीं चला, मोदी जी को पता नहीं चला, नायब सैनी को यहां पर पता नहीं चला, और अशोक तंवर अचानक से 1 घंटे पहले वहां थे और दूसरे घंटे में वहां वो पहुंच गए। यानी बीजेपी को कोई कानों कान खबर नहीं पड़ी। वरना आप बताइए कि क्या अशोक तंवर को बीजेपी चुनाव से एन ठीक पहले, यानी अब तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए सिर्फ 1.5 घंटे का, 1.5 जो है वो दिन बचा है, 1.5 दिन बचा है। कल का पूरा दिन है और आज का आधा दिन जो गया, परसों सुबह सुबह वोटिंग होगी। तो 1.5 दिन पहले जो है एक इतना बड़ा झटका लगा है बीजेपी के पास में, काउंटर करने के लिए भी कोई समय नहीं है। और उधर कुमारी सैलजा, उनकी आज मुलाकात हुई 10 जनपद में दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी के साथ, और ना केवल सोनिया गांधी से वहां पर मुलाकात हुई, बल्कि उसके बाद में अब शाम को, देर शाम, कुमारी सैलजा की तरफ से एक ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रचार खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, एक एक कैंडिडेट को मजबूत करिए। ये उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर नहीं कहा कि मेरे 10 कैंडिडेट, मेरे 15 कैंडिडेट, मेरे 20 कैंडिडेट, उनको आप जिताइए। तो एक वो मैसेज भी आ गया। तो बीजेपी के पास में इस चुनाव को लेकर के एक पर्ची खर्ची का जो मुद्दा था, उसको बीजेपी बार बार मजबूत करके पेश कर रही थी कि पर्ची खर्ची के बिना नौकरी लगी है। हुड्डा के अगर राज आता है तो फिर आपको फला विधायक, फला जो है वो नेता पकड़ना पड़ेगा, उसको कॉल लेटर देना पड़ेगा, और उसको कॉल लेटर दोगे तब जाकर के आपके बच्चे की नौकरी लग पाएगी। और जो नौकरी आज हम आपको बिना और पर्ची और खर्ची के दे रहे हैं। और इसमें कुछ हद तक जो नुकसान की बात है वो कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों के वीडियो ने भी किया। कांग्रेस के उम्मीदवारों के कुछ वीडियो भी निकल करके सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि राज में साझा होगा
और उसके बाद में नौकरियों में भी आपका साझा होगा। तो कुछ हद तक बीजेपी उस चीज में अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसमें एक बड़ा कामयाबी इसलिए बीजेपी को हासिल नहीं हो पाई क्योंकि पर्ची और खर्ची वाली जो बात है उसमें लोगों के अंदर एक नैरेटिव ये है कि जो डी ग्रुप की या जो छोटी नौकरियां हैं उनमें तो ये बात कुछ हद तक कही जा सकती है, लेकिन बाकी बड़ी भर्तियों के अंदर इस प्रकार की बातें वो नहीं कही जा सकती। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रोटी आई नहीं, आदमी भूखा रह गया, तो रोटी चाहे फिर एक कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी स्वादिष्ट हो, अगर उसका पेट पूरा नहीं भरा है तो फिर जाहिर सी बात है मन फिर उसका भर नहीं पाएगा। और अगर रोटी में थोड़ी कसर मसर रह गई लेकिन उसका पेट संतुष्ट हो गया है, भर गया है, तो फिर आदमी थोड़ा सा टेस्ट को भी एडजस्ट कर लेता है। कुल मिलाकर के यही चुनाव की कहानी है। बीजेपी ने चुनाव को पूरी तरीके से जो है वो भुनाने की कोशिश की इस मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी भुना नहीं पाई। एक बड़ी चीज जो दिखाई दी कि अगर ये नायब सिंह सैनी को थोड़ा पहले अगर बीजेपी उतारती तो शायद हो सकता है कि चीजें उतनी अस्त व्यस्त नहीं होती जितनी आज दिखाई दे रही है। लेकिन उसमें भी एक नैरेटिव ये है कि बीजेपी ने शायद इस बात को लेकर के सोचा कि नायब सिंह सैनी को अगर बहुत पहले उतार दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि नायब सिंह सैनी के नाम पर जो अभी सैंपल दिखा करके और एक नई खरीद के लिए बुकिंग का ऑर्डर लेना है वो भी फिर नहीं हो पाए। दरअसल बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को लाना था, मनोहर लाल खट्टर को हटाना था, और इस बात को लेकर के बहुत पहले से बीजेपी के अंदर तैयारियां चल रही थी। इस पूरे चुनाव में ये मुद्दा रहा है, लेकिन बीजेपी नायब सिंह सैनी को बहुत ज्यादा समय खुद ही नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर ज्यादा समय देते तो फिर काम उनका भी देखना पड़ता, और काम उनका भी अगर नहीं होता तो फिर और ज्यादा दिक्कतें हो जाती। बीजेपी आखिरी समय में लेकर के आई और आखिरी समय पर ला करके ये कोशिश बीजेपी की रही कि देखिए नायब सिंह सैनी को हम पेश कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी आपके बीच में है, और अगला एक कार्यकाल और अगर आप देंगे तो नायब सिंह सैनी बेहतर करके दिखाएंगे। तो ये बात भी नहीं रही। अब ऐसे में बीजेपी के सामने क्या स्थिति है, सीटें किसकी आएंगी? आप कहेंगे इतनी सारी खिचड़ी बता दी, सीटों की भी तो कुछ बात हो जाए। एक आंकड़ा मैं आपको जरूर देता हूं और इस आंकड़े को आप लिख करके रख लीजिए, बाकी बातें वोटिंग में भी होगी। आज की रात, कल की रात, 2 रातें बीच में है चुनाव में, परसों का दिन वोटिंग का दिन वो बीच में है चुनाव में। लेकिन हां ये जरूर है कि कुछ मन बना हुआ जनता का जरूर दिखाई देता है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जो 20 सीटों का आंकड़ा है ये इस बार के चुनाव में बिल्कुल निर्णायक तौर पर हमें दिखाई देगा। और वो 20 सीटों का आंकड़ा क्या है मैं आपको बता देता हूं। 20 सीटों पर पहुंचने के लिए बीजेपी कोशिश जरूर करेगी कि कम से कम हमारी 20 सीटें जरूर रहें। अगर बिल्कुल नकारात्मक तौर पर या यूं कहें कि बिल्कुल बीजेपी का अगर डाउन प्रदर्शन रहता है तो भी बीजेपी कोशिश करेगी कि 20 सीटें तो कम से कम आए ही आए। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वो कोशिश करेगी कि हमारी शुरुआत ही 20 सीटों से हो। ये इस चुनाव का लबोलबाब है। कांग्रेस की कोशिश होगी कि 20 सीटों से ऊपर जाकर के हम शुरू करें और बीजेपी 20 सीटें कम से कम हासिल जरूर कर पाए। 20 सीटों की कांग्रेस बीजेपी कोशिश कर रही होगी। एक बड़ी बात और, पहली बात ये मैंने आपको बताई, इसको आप लिख करके रख लीजिए, मैं नतीजों के दिन भी इसको आपको बताऊंगा। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ ग्राउंड में घूमा हूं। दूसरी बड़ी बात, हरियाणा में एक भी जिला ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत मजबूती से इस बात को कह रहा हूं, हरियाणा में एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां पर कांग्रेस पार्टी की सीटें ना आए। और हरियाणा के अंदर कई जिले ऐसे होंगे जिनमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं आ पाए। ये 2 बातें मुझे लगता है कि चुनाव को समझने के लिए और चुनाव की जो फाइनल सीटों का आंकड़ा है उसके लिए आपके लिए काफी है। तो बहरहाल अभी कल का दिन बीच में है, आज की 2 रातें बीच में है। बहुत आज जो है स्थिति खराब भी हुई। सुनीता दुग्गल वो चुनाव लड़ रही हैं,
और बीजेपी के सांसद थी, फिर हार गई, अब विधानसभा में उतारा। आज उनकी रैली में उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी आनी है, हेमा मालिनी के आने का जिक्र था, फिर बाद में बताया गया कि हेमा मालिनी का हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहा है, लोग उठ करके चल पड़े। तो बहुत कुछ अभी चुनाव में थोड़ा सा बाकी है, उसको भी थोड़ा समझेंगे। लेकिन दो बड़ी बातें मुझे लगता है कि इस चुनाव में मैं अभी तक बिल्कुल साफ तौर पर देख रहा हूं, और वो मैंने आपके सामने रखी है। बाकी आप लोग बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए मुझे, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।